बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम, और मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है, मेरे पसंदीदा तरीन रिपोर्टर्स में से हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में रिजवान अहमद गिलज़ई साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, अरसा दराज से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अगर मैं रेटिंग करूं कि सहाफ़ी कौन होता है, तो मेरे नज़दीक वो रिपोर्टर सबसे बड़ा सहाफ़ी है जो सारा दिन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ ऑफिस में घूमता है और खबरें निकाल कर आपके और मेरे लिए लाता है। रिजवान गिलज़ई साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जी बहुत शुक्रिया उमर भाई, थैंक यू आपकी। गिलज़ई साहब, ये आज आपकी पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट सेशन था, सदर मुमलिकत ने खिताब करना था और एक बिल भी लाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि वो बिल मीडिया मलकान की जो बदमाशी है उसके खिलाफ आ रहा है। पीएमडीए जो एक अथॉरिटी भी आ रही है, लेकिन आज जो ये एहतजाज था इसमें कहीं मीडिया मालकान तो नजर नहीं आए, कोई बड़े एंकर्स भी नजर नहीं आए। ये जो लोग थे वहां पर, ये कौन थे और क्या आप भी गए थे एहतजाज करने आज? बहुत शुक्रिया उमर भाई। हम तो एहतजाज करके नहीं गए थे, ये कल रात से ये कैंप पार्लियामेंट हाउस के बाहर लगा हुआ है और इसको लीड कर रही है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट के हुकूक के नाम पर एक तंजीम बनाई हुई है। ये वो तंजीम है जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, जो एक आलमी तंजीम है साथियों की, वो भी एक उसको एक्नॉलेज नहीं करती, उसके साथ ये एफिलिएटेड नहीं है। ये एक किसी के घर में बैठ कर अगर आप टीम बना लें तो उसको आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है वो इनको रिकग्नाइज नहीं करती। तो इनकी कोई जो कानूनी हैसियत है वो कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल इनके पास क्योंकि लोग हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे साथियों की जिनको हम कभी फील्ड में नहीं देखते, लेकिन जब भी कोई एहतजाज का मौका आता है या जब भी इलेक्शन का मौका आता है तो हम ऐसे बहुत से चेहरे देखते हैं जिनका सहाफत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और दो उसमें कुछ जो नामवर चेहरे भी होते हैं, वही लोग होते हैं जिनको हम कभी फील्ड में भी देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये अब एहतजाज ये कर रहे हैं, और ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट के नाम से एक हुकूमत लेकर आ रही है, और उस बिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर वर्कर्स तो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो सर्विस स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के हवाले से हुकूमत ने कुछ तजवीज़ दी हैं। साथ साथ जो वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी का मामला है उसमें मालकान को पाबंद बनाया जा रहा है। झूठी खबरों की रोकथाम के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। और दो कि ये अभी इसमें हतमी कुछ हतमी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें वर्कर्स का मफाद शामिल है इस कानून में, और अगर ये कानून बन जाता है तो वो लोग जो मीडिया वर्कर्स का इस्तेहसाल करते हैं उनको यानी उनको शिकंजे में लाया जा रहा है, या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की कोशिश की जा रही है, ताकि आम जो गरीब वर्कर है उनको सैलरी टाइम पे अदा की जाए, उनके जो मसाइल उनको हल किया जाए। लेकिन वही वर्कर्स के नाम पर जो तंजीमें हैं वो अब इस में सामने आई हैं, और वो वर्कर्स के बजाय किसी और के मफाद को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कि कल से जो मीडिया के ऊपर कवरेज भी हो रही है, और आज जब इरादा था इनका कि सदर ने मुश्तरका इजलास से खिताब करना है, तो उस मौके पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया। उसमें कुछ जर्नलिस्ट थे और कुछ ऐसे थे जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतजाज किया गया। हमने देखा बड़े बड़े एंकर्स भी वहाँ पर मौजूद थे, और सियासी जमातें भी, उनके कायदीन वहाँ पर पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, इसके मौलाना फजल रहमान, पीडीएम की सारी क्यादत, सारे लोग वहाँ पर पहुंचे और उनके साथ उनकी सारी कहती भी किया है। ऑल दो के अभी कुछ चीज़ आई नहीं है, लेकिन एक आई डोंट नो कि क्या वजह है कि एक बहुत बड़ा मुजाहरा भी हुआ जब लोगों को मीडिया इंडस्ट्री बहरान का शिकार हुई 2018 में। तो हमने देखा कि उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद मीडिया वर्कर्स की उनको उनकी छांटियाँ की गई, उनको नौकरियों से निकाला गया, तो बाद चैनल ने उनकी तनख्वाहें रोक ली। उस वक्त हमने नहीं देखा कि कोई तंजीम सामने आई हो और इतना बड़ा उन्होंने धरना किया हो, एहतजाज किया हो, परिणाम से एहतजाज हुए। लेकिन अब जब वर्कर्स के मफादात की बात हो रही है इस कानून में, तो हम देख रहे हैं कि एहतजाज भी हो रहे हैं, उनकी मीडिया पे कवरेज भी हो रही है, और जो अपोजिशन के रहनुमा है वो भी, खैर अपोजिशन में तो हुकूमत की मुखालफत करनी होती है, कोई भी ऐसा करना होगा,
لیکن یہ آپ کو اب اس میں واضح ہو جانا چاہیے کہ ورکرز کے حق میں کون ہے اور جو ورکرز کا استحصال کرتے ہیں ان کے حق یا ان کے مفادات کے تحفظ کون کر رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کی تو کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے. یہ تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مافیا ہے جو صرف اور صرف احتجاج کے لیے ان لوگوں کو رکھا گیا ہے. بڑے بڑے ان کی تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں, پیڈ ہیں, اور یہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ملا لیتے ہیں جن کو جنریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہی کے ووٹوں سے منتخب ہو کر یہ الیکشن جیتتے ہیں, اور اس کے بعد مظاہروں میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جن کا صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسا قانون آ رہا ہے. اس میں ایک دوسری چیز اس قانون میں جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے. جو یعنی کہ جعلی جو خبریں ہم فیک نیوز دیکھتے ہیں ان کے خلاف ان کی روک تھام کے لیے ریگولیشن ہو رہی ہے. ہمارا ملک واحد شاید ملک ہے کہ جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا ظاہر ہے, اب تو مین اسٹریم میڈیا کے بجائے ڈیجیٹل میڈیا زیادہ جو ہے وہ اس کی طاقت سمجھی جاتی ہے. یہاں پہ یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جو میڈیا چل رہا ہے, تو اس کا وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے. یعنی اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اگر آپ میرے خلاف ایک ویڈیو کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ میں آپ کے خلاف شکایت کر سکوں. کوئی بھی بیٹھ کے کبھی بھی کسی کی عزت اچھال سکتا ہے. اس کے لیے یعنی کوئی ریگولیٹڈ نہیں ہے. تو اس کو اس میں بل کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. اس میں جب ریگولیشن کی بات آتی ہے تو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ریگولیشن کی اسٹیٹ کون ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کو ریگولیٹ کرے. لیکن اسٹیٹ ریگولیشن میں اور ریگولیشن میں ایک فرق ہے. کوئی بھی چیز آپ بغیر قانون کے کیسے چلا سکتے ہیں؟ کوئی تو پیمانہ ہوگا, کوئی تو معیار ہوگا کہ جو ایک سسٹم ہے یا ایک ڈیجیٹل میڈیا وہ کسی معیار کے تحت کسی ضابطے کے تحت کرے. تو اس کے خلاف بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی صرف ایک, اور زیادہ تر لوگ آپ جا کے دھرنے میں پوچھیں لوگوں سے کہ آپ کو بل کی کون سی شق کے اوپر اعتراض ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے قائدین نے بھی کسی میں وہ بل کو پڑھا ہو, ڈرافٹ کو پڑھا ہو کہ کس چیز کے اوپر اعتراض ہے. تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے بھی حکومت سے بات کی کہ کچھ چیزیں جس میں ہمیں اعتراض ہے, حکومت غیر ضروری پابندی جہاں پہ لگانے جا رہی ہے, ہم نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا. اور حکومت نے یہ کہا کہ دو چیزوں کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے, ایک فیک نیوز اور ایک ورکرز کی تنخواہوں والے معاملے. ان پہ بات نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ہر شق کے اوپر بات ہو سکتی ہے, آپ اپنی تجاویز دے کر. لیکن وہ جنہوں نے بل پڑھا ہی نہیں ہے, تجاویز بات نہیں کر رہے اور مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ بڑی افسوس. جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے یہ بھی کہا وہاں پر کہ جی ہم اس قانون کو ختم کروا کر جائیں گے. جبکہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کے قائدین کو پتا تھا نہ ان کو پتا ہے کہ قانون تو ابھی آیا ہی نہیں, ابھی بن رہا ہے, اور بننے کی اس کی جو بل لایا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو رضوان جس طرح آپ نے تفصیل سے بھی بات کی, فیک نیوز جو ہے یہ ہمارے خلاف ایک بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے ہائیبرڈ وار میں. کیونکہ اب جنگیں اس طرح ہو نہیں رہی, ففتھ جنریشن وارفیئر ہے, ہائیبرڈ وار ہے, ٹویٹر وار لڑی جا رہی ہیں. اور اس میں اگر کوئی اینکر, یعنی میں اگر یوٹیوب پہ فیک نیوز نہیں دیتا یا میں ٹویٹر پہ کسی کے بارے میں فیک نیوز نہیں دیتا تو مجھے خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اوپر جی قانون بن رہا ہے. یہ خطرہ ان کو کیوں محسوس ہو رہا ہے اگر یہ اتنے اچھے صحافی ہیں اور انہوں نے فیک نیوز نہیں دی تو؟ بالکل عمر بھائی, یہی بات ہے. ایک تو اس کی دو تناظر ہیں نا. ایک تو آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم بھی رپورٹنگ کرتے ہیں. ہم تو کوئی خبر یا ایک ٹکر دینے سے پہلے بھی اس کو 4 جگہ سے تصدیق کرتے ہیں کہ خبر ایگزیکٹلی. باؤنس ہو گئی تو سب کو بڑی دیکھیں سزا تو دوسری چیز ہے, لیکن بندے کی کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. اگر میں غلط خبر دوں گا تو میری کریڈیبلٹی متاثر ہوگی. اگلی دفعہ کوئی مجھے سنے گا نہیں کہ میری خبر پڑے گا. پہلی چیز تو یہ. اور دوسرا پھر ظاہر ہے غلط خبر ایک تو سیلف سینسرشپ کی ہوتی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو سزا کا خوف ہوتا ہے. یا تو سیلف ریسپانسبل مطلب سینس آف ریسپانسبلٹی ہو یا سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کے بغیر تو دنیا ہی نہیں چل سکتی. تو اگر میں رسپانسبل نہیں ہوں تو مجھے کم از کم سینس آف اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے کہ یار میں غلط خبر دے رہا ہوں تو اس پہ مجھے کچھ جرمانہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جرمانے کیوں کر رہے ہیں, مطلب آپ اس کا مطلب ہے کہ جو اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے اس کے خلاف بھی جرمانے کم کر دیں, جو اگر کسی کو کسی کی چوری کر رہا ہے تو اس کی بھی سزا ختم کر دیں کہ یار ٹھیک ہے جی ہر بندہ خود ذمہ دار ہوگا. تو سزا جب تک نہیں ہوگی تو آپ تو یہ بات ایک طرف ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو ڈس انفارمیشن ہے اس کو ہمارے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ باہر بیٹھ کر
जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम थी और वो साबित हो चुकी है, यूरोपीय यूनियन की डिसइन्फो लैब साबित कर चुकी है। अब हम ये बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि ये सरकारी मौक़िफ़ है, लेकिन देखें सरकारी मौक़िफ़ भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ ने जो इसका हवाला दिया है, ये इन्फॉर्मेशन की वॉर है। जी रिजवान भाई, पिछले 6-7 साल से कम से कम मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि जो मीडिया के ऊपर बुरा वक्त आया है और जो छोटे वर्कर्स थे जिनकी तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000 थी, उनकी डाउन साइजिंग की गई, उनको निकाला गया बगैर किसी नोटिस के, उनको निकाला गया बेदर्दी से, और उनके वाजबात अभी तक अदा नहीं हुए। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि ये जो सारे एंकर्स मेकअप करके आज पहुंचे हुए थे पार्लियामेंट के बाहर, और जो सियासी लीडरान भी पहुंचे हुए थे, कितना अच्छा होता कि ये सारे एंकर्स उन गरीब वर्कर्स के लिए भी इसी तरह बाहर निकलते हैं पिछले 6-7 साल में, और ये सियासी लीडरान भी वहां पहुंचते, तो क्या वो ज्यादा अच्छा ना होता। और ये जो पीएफ यूजे वाले हैं, तो इनको वर्कर्स के लिए तो निकलना कभी याद नहीं रहा। अब ये मालकान के ऊपर बुरा वक्त आया तो ये निकल आए हैं, तो वर्कर्स की तो कोई यानी कदर नहीं की गई इनकी तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही है और जब ये वर्कर्स को निकाला जा रहा था, एक बहरान था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एंकर्स हैं, जो लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले हैं, ये आवाज़ उठाएँगे, लेकिन इनको लाखों रुपए जो तनख्वाह मिलती है, ये खामोश गया कि यार हज़ारों की तादाद में वर्कर्स बेरोज़गार हुए। लोगों को, उनके बच्चों को उनकी तनख्वाह ना मिलने की वजह से बच्चों को स्कूलों से निकाला गया। उनको तनख्वाह ना मिलने की वजह से उन जो किराए के मकान में रहते थे, उनका सामान बाहर फेंका गया। ऐसी मिसालें उमर भाई हमारे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं कि सहाफ़ी, जेन्युइन सहाफ़ी, बड़े-बड़े मीडिया चैनल्स में काम करने वाले सहाफ़ी, जिनको तनख्वाहें नहीं मिली और उनको किराए के घरों से उनके सामान उठाकर बाहर फेंका गया। ये मिसालें मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और उसके बाद ही हमें इस बात की तकलीफ होती है कि जब वो मुश्किल वक़्त था, तब पीएफयूजे भी इतनी एक्टिव नहीं थी, तब ये एंकर्स को सहाफ़त के ऊपर कोई मतलब इनको कदगन नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि इनके अपने पेट भरे हुए थे। ये लाखों रुपए तनख्वाह इसी बात की लेते हैं कि जब मुश्किल वक़्त आता है, तो ये उनके मफ़ादात को प्रोटेक्ट करते हैं और आज हम खुद देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह से कवरेज हो रही है इस धरने की, तो ये सारी चीज़ें कौन देख रही है? ये किसी को इस मौजूदा दौर में बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो मुझे नहीं मालूम, बहरहाल अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर आपको एतराज़ है, तो आप हुकूमत के साथ बैठें। हुकूमत कह रही है कि हमारे साथ बैठें, बैठकर बात करें। 2 चीज़ों के ऊपर बात नहीं हो सकती और वो 2 चीज़ें वर्कर्स के मफ़ाद में। तनख्वाहों की अदायगी वाला मामला और फेक न्यूज़ वाला मामला। उसके अलावा हर चीज़ के ऊपर जब बात हो सकती है, गवर्नमेंट कह रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, तो आप बात करें, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे कि इनका मसला यही 2 मसाइल हैं कि हमें इतनी अज़ल हो कि हमें कोई पूछने वाला ना हो और हम चाहें तो मीडिया वर्कर्स को तनख्वाह दें, चाहें तो ना दें। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर इन इन ये इनके तो मसला यही 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो अब देखेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हुकूमत ने हर जगह सामना करना पड़ेगा। ऑल्दो के हुकूमत को भी थोड़ा-सा होश के नाखुन रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद गिलज़ई साहब, आपने भी वही बात की है जो कौम की तरफ से समझा जा रहा है कि पार्लियामेंट के बाहर बैठे ये एंकर्स और इनकी दिलजोई के लिए आने वाले जो सियासी लीडरान हैं, वो वर्कर्स के लिए बाहर नहीं आए हुए, बल्कि वो शायद ये कहने के लिए बाहर आए हुए हैं कि फेक न्यूज़ को इसी तरह चलने दिया जाए, क्योंकि हुकूमत फेक न्यूज़ खत्म करना चाहती है। और शायद ये एंकर्स ये मुतालबा भी लेकर आए हैं कि वर्कर्स की तनख्वाहों का और जो वाजबात हैं उनकी अदायगी का मामला भी उसी तरह जारी और सारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए रिज़वान गिलज़ई साहब। नाज़रीन, रिज़वान साहब की बातें आपने सुनी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।